नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का मॉडल सेट नंबर 3 साइंस का लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा इसमें जितने भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जितने पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी हर क्वेश्चन का लिंक एक दूसरे से होगा, जो आप लोग के लिए फुल रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरे रिवीजन को सुनिएगा, ठीक है, ज़रूर। और आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग का जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वह जनवरी में होगा। हो सके तो 7 जनवरी तक होने की संभावना यह स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। क्या लिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नाउ स्टार्ट नाउ। यदि आपतन कोण का मान, देखिए यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि एक आपका ये मिरर है। क्या है फ्रेंड्स? एक मिरर है। तो मिरर के नीचे जो रंगीन जो पार्ट्स होता है, यानी जो कलरफुल जो पार्ट्स होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं ये जो सिल्वर नाइट्रेट का होता है फ्रेंड्स, यानी AgNO3 का। ठीक है। अब देखिए, यानी कोई आपतन कोण है, ये आप आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब ये टकरा के जो गया उसे बोलते हैं प्रवर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के वापस जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण। अब ये दोनों के बीच में एक रेखा होती है, इससे बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए फ्रेंड्स, अभिलंब और जो आपतित किरण है उस दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और फिर अभिलंब और जो प्रवर्तित कोण के बीच, प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण उसे बोलते हैं प्रवर्तन कोण। अब देखिए दोनों का जो रूल होता है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। अर्थात जब प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये बोलता है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो फ्रेंड्स देखिए आपतन कोण का वैल्यू कितना दे रहा है? 60 डिग्री। तो उसी प्रकार प्रवर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री। क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यानी कि ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 60 डिग्री। क्लियर है? तो प्रवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कंसेप्ट मैं पूरा दिया, इसी प्रकार मैं सभी क्वेश्चन कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट, मुख्य एच के समांतर, मुख्य एच के समांतर आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एक दर्पण लिया हूँ। ये कौन सा दर्पण है? ये कनकेव है, अर्थात अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण, ये मान लीजिए कि मुख्य एच है। ये यहाँ पे मुख्य एच में जो पॉइंट्स होते हैं उसे बोलते हैं पोल, अर्थात ध्रुव। ये एफ होता है फ्रेंड्स, ये सी होता है, और लास्ट में अनंत होता है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई मान लीजिए कि आपका आने वाली किरण है, ये जब भी टकरा के वापस लौट तो हमेशा ही ऐप से होकर गुजरती है। मान लीजिए ये भी टकराए तो ये हमेशा ऐप से गुजरेगी। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखिए प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते उसे क्या कहते हैं? तो देखिए प्रवर्तन के बाद कहाँ मिला? फोकस पे, तो उसे कहेंगे लोग फोकस। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवर्तन के बाद वह फोकस पे मिलती है। क्लियर है? चित्र से मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, यदि वक्रता त्रिज्या का मान, अर्थात फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या को बोलता है आर। आर का वैल्यू कितना दे रहा है? देखिए 54 दे रहा है, अर्थात 54 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी का वैल्यू क्या होगा? तो फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी R/2। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए आर का वैल्यू कितना दिया? 54 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? 27, अर्थात 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए गुड। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे उसका समान आकार या उल्टा प्रतिबिंब बने? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं अवतल दर्पण ड्रॉ किया हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि अच्छा बने, यानी कि क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ऐसा जहाँ पे आपको शो करना है, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है फिर के। ये मान लीजिए कि मैं, देखिए थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हुआ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। देख लिए, मैं मान लीजिए सबसे पहले अवतल दर्पण लेटेस्ट ड्रॉ किया हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए जो समान आकार में उल्टा बने। देखिए उल्टा बोला ना ये, तो हमेशा इधर रखें तो उल्टा बने। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पोल होती है, यहाँ पे आपका ये एफ होती है, यहाँ पे सी होती है फ्रेंड्स, और ये डब्ल्यू होती है। एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, इससे आप लोग हर क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब अपोजिट में आते हैं, 1 2 3 4 5, ये इसका कंसेप्ट होता है, ये 6। अर्थात फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ। अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखता हूँ ना, तो प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पे बनेगा। देखिए एक पे रखा हूँ तो एफ पे बना, अगर दो पे रखूंगा ना तो सी और एफ के बीच में बनेगा, और तीसरा पे रखे तो देखिए तीसरा पे रखे तो तीसरे पे, अर्थात सी पे ही बन रहा। अर्थात वक्रता केंद्र पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? वक्रता केंद्र पे ही बन रहा। तो अर्थात आप वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र होगा। क्लियर है? और उल्टा भी बनेगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वक्रता केंद्र, और देखिए इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र। अर्थात किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखने पर वह आकार समान आकार की बनेगी। कैसा बनेगा फ्रेंड्स? समान आकार की बनेगी, और उसके साथ साथ उल्टा बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव ऑन करता हूँ। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो हम लोग करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर साइड मिरर रहेगा इसे ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्च दृश्य। तो पश्च दृश्य हम लोग बोलते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए गुड। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण, देखिए एक फ्रेंड्स ये देखिए एक मीडियम से मान लीजिए इस मीडियम है ये, तो इसे जाने चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे ये अभिलंब है ये, इसे जाना चाहता है सीधा, लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अगर विचलित होती है ना, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका भी दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसके लिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की जो चाल होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वायु में होती है। और वायु में कितना होता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? और हाइस्ट जो होती है वह वैक्यूम में होती है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। क्लियर है? और दोनों में रहेगा वायु और निर्वात में किसका में होता है? तो निर्वात मारेगा। और सबसे कम इस वजह से देखा है तो हीरा में होती है। ठीक है, हीरा में, और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका बीम सीधा, देखिए क्या लिखा, सीधा आवर्धित बनता है? तो देखिए इसके लिए ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट को याद रखिए। देखिए सीधा बोला ना ये, तो देखिए हमेशा अगर आप लोग देखिए ये प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखिए ना, प्रकाशीय केंद्र और F के बीच रखिएगा तो वो सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यानी कि बी, इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। क्लियर है? नेक्स्ट, हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक के साथ साथ क्या होता है फ्रेंड्स? उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए डिफाइन करता हूँ। द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नो एज पावर ऑफ लेंथ। देखिए पी इक्वल टू होता है फ्रेंड्स 1/f, अर्थात द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नो एज पावर ऑफ लेंथ। देखिए इसका ऐसे मात्रक निकालता है। फोकस का क्या होता है? मीटर, अर्थात फ्रेंड्स एम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। अब ये देखो एम इनवर्स जो है ना, या अर्थात ये एम इनवर्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डायोप्टर। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा, या जो मात्रक हो इसे बोलेंगे डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डायोप्टर। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया, वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा आवर्धन कितना होगा? तो देखिए आवर्धन बोल रहा ना, तो आवर्धन को बोलता है एम, तो जितना गुना रहता है वही आंसर, यानी 3 गुना, तो इसका आंसर आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं एक और तरीका से बताता हूँ। देखिए हम लोग जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U होता है। ठीक है, तो देखिए भी का वैल्यू कितना दिया फ्रेंड्स? अर्थात देखिए ये वस्तु की ऊंचाई है ना, तो ये भी कुछ नहीं दिया आपका, यू का वैल्यू दिया 10 दिया, और ये एम का वैल्यू 3 दिया था। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालते हैं फ्रेंड्स, देखिए भी का वैल्यू कितना होगा? 3×10 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग के सामने मैं इसी फार्मूला में यूज करता हूँ। देखिए भी, देखिए मैं अलग पेन का यूज करता हूँ मार्कर का। देखिए भी का वैल्यू कितना था फ्रेंड? 30 आया, और यू का वैल्यू कितना था? 10 था, तो 10 यूज किया हूँ। तो अब कैंसिल कीजिए, कितना आ गया? 3, अर्थात फ्रेंड्स इसका आवर्धन का जो वैल्यू आ रहा 3 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीका से मैं बता दिया हूँ, जितना गुना बोलेगा उतना ही आवर्धन होता, नहीं तो मैं कैलकुलेट भी करके बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और देखिए दर्पण में जो आवर्धन होता है वह माइनस में होती है, लेकिन लेंस में जो आवर्धन होती है वह पॉजिटिव में होती है। क्लियर? नेक्स्ट, लेंस के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो हमेशा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
तो लेंस के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो लेंस के दृष्टि पटल में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसे हम लोग रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रेटिना। अब इसमें जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो याद रखिएगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा फ्रेंड्स? वास्तविक बनेगा और उसके साथ साथ उल्टा बनेगा और थोड़ा वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन हम लोग जो सीधा देखते हैं ना, क्योंकि हमारे आंखों के नीचे अर्थात एक ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है और यही हमें सीधा देखने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और हम लोग दृष्टि पटल को रेटिना भी कहते हैं। ठीक है। और जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को फ्रेंड्स अवतल लेंस से दूर करते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फेंक देता हूँ ताकि आप लोगों को काम आए। तो उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष, जिससे हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। क्लियर है। और द्विफोक्सी से हम लोग जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। क्लियर है। जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी से यूज करते हैं। और द्विफोक्सी लेंस में ना आपका जो चश्मा होता है ना वो अवतल और उत्तल दोनों होता है। अर्थात फ्रेंड्स इसमें जो चश्मा जो रहेगा ना वह अवतल और उत्तल दोनों प्रकार की होगी। ऊपर में अवतल रहेगा और नीचे में उत्तल रहेगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? देखिए यहाँ पे पॉइंट्स अंडरग्राउंड कीजिए। देखिए क्या बोल रहा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। क्या लिख रहा है दोस्तों? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु बोले तो इसका आंसर होगा अनंत। क्या लिखिएगा? अनंत। लेकिन अगर आपका ये निकट बिंदु रहता, क्या रहता? अगर निकट बिंदु रहेगा ना तो निकट बिंदु रहने पे हमेशा इसका आंसर मारेगा 25 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट बिंदु होने पर 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु होने पर अनंत मारेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है ये? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके टूटने के कारण अर्थात ऑक्सीजन के टूटने के कारण ही हम लोग ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को तोड़ने में सक्षम होता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलती है। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा ना तो हमारे भोजन के अंदर अर्थात हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं टूटेगा। तो हम लोग इसे बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो फ्रेंड्स विकृत गंधिता से हम लोग बचने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस डालते हैं। कौन सी गैस डालते हैं? नाइट्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मानिए कि लोहा है। लोहा में अगर ऑक्सीजन आ गई, O2 आ गया, तो इसके साथ साथ बनता है Fe2O3। Fe2O3 बनता है। इसे आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो अभिकारक मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है अर्थात एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें वही चीज़ हुआ अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स संयोजन अभिक्रिया होगा। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी। आप लोग याद कर लीजिए सी। अब कैसे हो रहा है ये बताता हूँ। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट याद रखिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है? देखिए इसमें उपचयन हो रहा, तो उपचयन उस जगह पे होता है फ्रेंड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। उपचयन उस जगह पे होता है जहाँ ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कमी होती है। उसे बोलते हैं उपचयन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन, कार्बन में देखिए यहाँ पे कार्बन तो नहीं था लेकिन इसमें कार्बन की संख्या में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यानी कि कार्बन में क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो अर्थात ये उपचयन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। और अपचयन बोलता तो जेडेनो में हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। और जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जांपल आपका रेडॉक्स रिएक्शन का ही था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए, क्या लिख रहा फ्रेंड्स? ध्यान दीजिए क्या लिख रहा। दिए गए समीकरण में कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। लौह चूर्ण अर्थात फ्रेंड्स आप लोग को लोहा, लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe होता है, आयरन। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl में डालता हूँ तो क्या बनेगा? देखिए FeCl2 बन जाएगा फ्रेंड्स और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अर्थात देखिए
इसका जो आंसर होगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय का अर्थ ये होता है जो रंग को प्रदान करता है, जो रंग को प्रदान करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ तो इसमें देखिए लिटमस जो होता है ना वह रंग प्रदान करता है, क्योंकि लिटमस क्या करता है ना, नीले को लाल और लाल को नीला करता है। ये पढ़े होंगे अम्ल में। तो अम्ल क्या करता है पता है आप लोगों को, वेरी नाइस। देखिए अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, नीला को लाल करता है। और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो इसमें मेन जो भूमिका निभाता है वह लिटमस निभाता है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। देखिए डॉक्टर जो है ना टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टो पेरिस नामक लवण का प्रयोग करते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। इससे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूत्र लिख रहा है CaOCl2, ये किसका सूत्र होता है, तो इससे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, अर्थात फ्रेंड्स इसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसे आप लोग याद कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। और CaSO4 2H2 इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जिप्सम। अब जिप्सम को ही जब 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए गुड। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो अभी तो मैं बताया था, फिर से बताता हूँ, CaSO4 हाफ H2O। क्लियर है। अब देखिए इसमें लिख रहा है NaHCO3 किसका फार्मूला है, तो ये आपका बेकिंग सोडा का होता है, बेकिंग सोडा का होता है। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसे बोलते हैं। और CaCO2 किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। NaOH किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जिसका pH मान कितना होता है, 14 होता है, अर्थात क्षारीय होती है, प्रबल क्षारीय इसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए सबसे पहले आपको अभिक्रिया देखना है, कौन सा लिख रहा है ये इस प्रकार है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा, H2O बना रहा। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया था फ्रेंड्स, सिट्रिक अम्ल। अब देखिए मैं ये बताता हूँ, देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया था, जिसे विनेगर भी कहते हैं, अर्थात सिरका में एसिटिक अम्ल पाया था। लैक्टिक अम्ल दूध में अर्थात दही में, जो दही होता है या फिर खट्टे दूध में, खट्टे दूध में या फिर दही में आपका जो पाया था वह लैक्टिक अम्ल पाया था। ऑक्जेलिक अम्ल जो था पालक में पाया था, उसके साथ साथ टमाटर में भी पाया था। क्लियर है। चलिए गुड। और अम्ल का pH मान कितना होता है फ्रेंड, 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से, देखिए क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर दे, इस विलियन को क्या कहते हैं, तो इसे याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा। देखिए मैं pH के बारे में पूरा बताता हूँ, आप लोग के सामने ऑपरेशन कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले pH क्या होता है, एक प्रकार का एक, देखिए pH का वैल्यू जो होता है 0 से 7 के बीच में होता है। और pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात एक प्रकार का ये यूनिट है जो किसी विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापता है ये। अब देखिए इसके बारे में बताता हूँ, इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 0 से लेकर 7 के बीच, सॉरी 0 से 14 के बीच में होता है। अब बीच में 7 आती है, तो जिस विलियन का pH मान आपका 0 से 7 में होती है उसे बोलते हैं अम्ल, अम्ल बोलते हैं। क्लियर है। और जिसका 7 से 14 आता है उसको बोलते हैं क्षारक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्षारक। और जो 7 के बराबर उसे बोलते हैं क्या, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उदासीन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए आप लोग क्या बोल रहा, कौन नीले लिटमस को लाल करता है, सबसे पहले अनिल। अनिल का एक ट्रिक याद करिए, आ से अम्ल, नी से नीला, लाल से लाल, अर्थात अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। देखिए अनिल याद कर लीजिएगा ना, हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है, आ से अम्ल हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, अम्ल। ये नीला को क्या करे, लाल। तो इसका pH में 0 से 7 होगा, तो ऑप्शन देखिए 7 के अंदर कहाँ पे है, गुड, वेरी नाइस। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका होगा 2, जो कि अम्लीय प्रकृति की है। नेक्स्ट, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करती है,
तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताता, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जो ध्यान दीजिए इसके बारे में जितना बता रहा हूँ। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जिसमें फ्रेंड्स जो कुटपातों की अर्थात साइडोपोडिया की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण अगर बोले तो साइडोपोडिया, लेकिन इसमें क्या बोला, पाचन। देखिए भोजन का पाचन बोला, भोजन का पाचन किससे करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो भोजन का जो पाचन करता है, भोजन का ये जो पाचन करता है ना, उसके लिए खाद्य रिक्तियाँ का यूज करता है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को देखा जाए तो इसका डी होगा, खाद्य रिक्तियाँ का यूज करता है पाचन में। ठीक है, अब देखिए मैं ऑप्शन से खेल देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए पाचन, पाचन अगर बोलेगा, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। ठीक है, सबसे पहले पाचन बोलेगा फ्रेंड्स तो आपका खाद्य इख्तियार मानना पड़ेगा। उसके साथ साथ संग्रह, संग्रह अगर बोले ना भोजन का संग्रह कहाँ करता है तो खाद्य इख्तियार से करता है। लेकिन कुटपात भी प्रयोग होता है, तो कुटपात की सहायता से वह भोजन ग्रहण करता है। अगर बोलता ना अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है तो कुटपात की सहायता से करता है। और बोलता ना अपना पाचन किसकी सहायता से करता है, खाद्य इख्तियार से। और संग्रहण किससे भी करता है तो खाद्य इख्तियार से। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पाचन प्रक्रिया में अभी अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि क्या लिख रहा, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पैप्सिन। पैप्सिन मदद करता है। ठीक है, पैप्सिन करता है। अब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ये भी याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमिनो एसिड होता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? समभोजी जो होता है वह अमीबा में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स, अमीबा में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है? तो पित्त बनाता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? व्रिकाणु कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों को ज़रा सा भी ना हो। देखिए मानव हृदय में, देखिए सबसे पहले मानव हृदय जो होता है फ्रेंड्स, उसमें देखिए मान लीजिए मैं ये मानव हृदय है, तो मानव हृदय में देखिए सबसे पहले ना 2 भाग में इसे विभाजित किया गया है। अब देखिए इसे जो विभाजित जो करते हैं इसको बोलते हैं सेप्टम। ये शुद्ध, देखिए इस पार्ट्स जो होते हैं, देखिए ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इधर वाला जो पार्ट्स होता है इस रेड पार्ट्स होता है, इससे बोलते हैं शुद्ध खून इधर होता है। और इधर जो पार्ट्स होता है देखिएगा, और इधर जो पार्ट्स होता है इसमें वाइट कलर के होते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं अशुद्ध खून। ठीक है, अशुद्ध खून बोलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैं कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम सुनते रहिएगा जो बता रहा हूँ मैं। तो इधर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अलिंद, ऊपरी पार्ट्स को बोलते हैं फ्रेंड्स अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। देखिए ऊपरी पार्ट्स को बोलते हैं अलिंद, अलिंद। ठीक है, और निचली पार्ट्स को बोलते हैं नीलय। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 अलिंद 2 नीलय होता है, अर्थात 4 होती है टोटल, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीलय होती है। क्लियर है? और देखिए जो लेफ्ट साइड जो होता है ना, लेफ्ट साइड में जो होता है ना, वह होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। यानी शुद्ध खून इधर होता है और इस अशुद्ध खून इस साइड होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अशुद्ध खून आपकी होती है नीलय साइड में, नीलय में। ठीक है, और उसे आपको ट्रांसफर करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो पित्त करता है। अब पित्त का निर्माण जो होता है वह लीवर में होता है और जमा होता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, अर्थात व्रिकाणु। और वायु कुपिका जो होता है ना एल्वरी, वो होता है लंग्स के। ठीक है, कुपिका। नेक्स्ट, कौन सा तंत्र, निम्नलिखित में कौन सा कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा, भोजन का संवहन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? सबसे पहले मैं बताता हूँ एक लिंगी पौधा होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तो ऐसे होगा बी। एक लिंगी पौधा उस पौधा को कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक लिंगी पौधा उस पौधा को कहते हैं जिसमें स्त्री केसर, और देखिए सबसे पहले जो पौधे होते हैं एक स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। तो जिस पौधा में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, अर्थात फ्रेंड्स दोनों होते हैं, मैं लिख देता हूँ, अगर दोनों होते हैं तो उसे बोलते हैं उभयलिंगी।
मान लीजिए कि कोई पौधा है उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, तो उसे बोले उभय लिंगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सरसों। क्या होगा फ्रेंड्स? सरसों। उसके बाद गुड़हल हो जाएगा। ठीक है, ये सब होता है आपका उभय लिंगी। लेकिन किसी में मात्र स्त्री केसर है या फिर किसी में मात्र पुंकेसर अर्थात दोनों में से कोई एक है, तो उसको बोलेंगे एक लिंगी। वही एग्जाम्पल आपका पपीता का है। क्लियर है? तो पपीता में केवल स्त्री केसर होती है, जिसलिए हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। और गुड़हल में आपका स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होती है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं उभय लिंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये जो दर्शा रहा फ्रेंड्स, ये मुकुलन को दर्शाता है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें जो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका नेरा इसे बोलते हैं स्पर्शक, और ये मुकुल है। और ये जो निकला ना, इसी को बोलते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। मैं लिख देता हूँ, इससे मैं बोलता हूँ मुकुलन। अब क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, तो इससे बोले स्पर्शक, ये बोले मुकुल। इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। क्लियर है? हाइड्रा का है ये हाइड्रा का शो कर रहा, अर्थात हाइड्रा में जो जन्म होता है ना, वह मुकुलन विधि से होता है। और एक प्रकार का यह अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन उस जनन को विधि को कहते हैं जिसमें कोई लिंग नहीं होता, अर्थात ऑटोमेटिकली होता, उसे बोलते हैं मैं क्या? अलैंगिक जनन। लिंग की सहायता के बिना होता है ये। क्लियर है? लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करती है? तो लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का जो नियंत्रण होता है फ्रेंड, वह टेस्टोस्टेरोन करती है, टेस्टोस्टेरोन करती है। ठीक है, अब देखिए मैं ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होती है ना फ्रेंड, वह स्त्री लोग में होती है, अर्थात मादा में होती है, लड़कियों में होती है प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? और इंसुलिन जो होती है ना, वह अग्नाशय में पाई जाती है, अग्नाशय, जिसके कारण आपका मधुमेह होती है, आपको पढ़े होंगे। ठीक है, और थायरोक्सिन कहाँ होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, गले में होती है वैसे। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र, देखिएगा मादा जनन तंत्र का जो भाग होती है, ऑप्शन के अनुसार गर्भाशय होती है। गर्भाशय मादा जनन का भाग होती है। ठीक है, बाकी मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय है, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग होती है। क्लियर है? और कोई बच्चा का जो निर्माण जो होता है ना, वह गर्भाशय में होती है, और उसका जो पोषण होती है वह अपरा में होती है। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। माँ के या कि गर्भ में जो बच्चे का जो पोषण होती है ना, वह अपरा में होती है। क्लियर है? अनिर्माण गर्भाशय में होती है। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दें, सूर्य का जो प्रकाश आता है वह नाभिकीय संलयन की वजह से आता है। ठीक है, और नवीकरण ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो समाप्ति के कगार पर था, जो कभी भी नवीकरण ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगी, जैसे सौर ऊर्जा। और अनवीकरण ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो कभी भी समाप्त हो, जैसे कोयला, सीएनजी, पेट्रोल। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? पूरा 40 का 40 मैं बता दिया हूँ। ठीक है, 40 में 40 बता दिया, उसके साथ पूरा ऑपरेशन किया हूँ, लगभग 100-2 क्वेश्चन लाइक बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने दोस्तों पास शेयर कीजिए, और भी आप लोगों को चाहिए होगा साइंस में कुछ मदद, तो मैं ज़रूर करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मैं कल आप लोगों के सामने पेपर 5 लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद।